बच्चे अपना चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सबसे पहले जो अपना स्टार्ट होता है बच्चे, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। वहां पर आइडल गैस और परफेक्ट गैस से बात शुरू होती है। आइडल गैस और परफेक्ट गैस, नाम समझ में आता है। आइडल गैस, आइडल किसको कहते हैं बच्चे? आइडल इज समथिंग विच ओबेज ऑल द लॉज। आइडल इज समथिंग विच ओबेज ऑल द लॉज, है ना। हम उन्हीं को कहते हैं कुछ ऐसा जो सारे लॉज को मानेगा, सारे तरह के कानून को फॉलो करेगा हर तरह की कंडीशन पर, उसको कहते हैं आइडल गैस। आइडल गैस बेसिकली क्या इज दैट विच ओबेज बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गाइलुसिक्स लॉ, ये सारे, है ना। ये जितने भी लॉज थे इन सारों को ओबे करने वाली गैस को हम क्या कहते हैं कि ये अपने पास आइडल गैस होती है। और आइडल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पता ऑलरेडी सबको, आइडिया है। वो आती कहां से है? वो इन्हीं सारे गैस लॉज को कंबाइन करके पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमारे पास स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन आती थी। बिहेवियर ऑफ गैसेस जब अपना शुरू होता है, देखो बच्चे, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पीवी इज इक्वल टू केटी। पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, T is temperature, and K a constant which varies with volume of gas or with number of atom or molecules of gas. K हमारे पास क्या है? कोई कांस्टेंट। तो PV is equal to KT। अब K क्या है? कोई एक अलग कांस्टेंट। यहां पर अगर हम K की बात करें तो K होता है बच्चे N into KB। K क्या है? N times KB। KB क्या होता है बच्चा? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये लिखते चलेंगे साथ में इक्वेशंस, छोटी छोटी सी इक्वेशंस आती जाएंगी, जितने रिलेशंस आएंगे लिखते चलेंगे साथ में। केबी हमारे पास है बच्चा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.38 टाइम्स 10 रेज टू द पावर -23 जूल पर केल्विन रहेगी। कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। क्लियर है? तो K इज इक्वल टू N इंटू केबी, या PV इज इक्वल टू N टाइम्स KB टाइम्स T। PV बाय NT इज इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और P1 V1 बाय N1 T1 is equal to P2 V2 by N2 T2 which is equal to Boltzmann constant। सीधी सी चीज है, इसमें कुछ अलग कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया हमने, है ना। If PV T are same then N is same for all gases। ये हमने क्या कहा था? ये गाइलुसिक्स लॉ यही था कि for all under same temperature pressure condition equal volume of gases contain equal number of molecules। तो यही हमारे पास यहां से अगर P, V और T सेम आ जाते हैं तो हर किसी के लिए N भी सेम हो जाएगा। क्लियर है बच्चा ये बात? फिर हमारे पास आता है, देखो, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर वुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जो हमने अभी बात करी। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस यही था कि अंडर ऑल द आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑल द गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है ये? इफ Na is equal to 6.022 times 10 raised to the power 23 और 22.4 liters of any gas at NTP। ये पता है मोलर वॉल्यूम कहते हैं इसे। 1 मोल ऑफ गैस की वॉल्यूम 22.4 लीटर्स एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और टेम्परेचर उसमें 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm, कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज 6.022 टाइम्स 10 raised to the power 23। ये अपने को पता है मोलर गैसियस वॉल्यूम के अंदर 1 मोल ऑफ दैट इज एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होंगे। 22.4 लीटर्स ऑफ गैस के अंदर 6.022 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर है ये हमने मोल कंसेप्ट के अंदर भी इस चीज को ढंग से समझा था। द मास ऑफ 22.4 लीटर्स ऑफ एनी गैस एट एनटीपी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ये भी ऑब्वियस है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट होता किसका था? याद है मोल कंसेप्ट में 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हैज वेट ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यही था ना, जो मॉलिक्यूलर वेट होता था उसका अगर मैं उसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास में लिखता हूं तो वो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के वेट को रिप्रेजेंट करता था। पता है ना ये वाला पार्ट कि 1, अगर मैं किसी भी गैस की बात करूं, मान लो ऑक्सीजन पकड़ते हैं, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? अकेले ऑक्सीजन का 16। O2 जो एक मॉलिक्यूल कितना हुआ? 32 क्या है? U, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर मैं 32 ग्राम लिख देता हूं तो 32 ग्राम किसका मास होता है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। That is 6.022 into 10 raised to the power 23 molecules of oxygen will weigh 32 ग्राम। और अगर उनकी वॉल्यूम को कैलकुलेट करेंगे तो वो वॉल्यूम कितनी आएगी? 22.4 लीटर्स। दैट इज मोलर वॉल्यूम। क्लियर बात है ये अंश भाई साहब? ठीक है। पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, परफेक्ट गैस इक्वेशन। ठीक है। म्यू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, वही एन लिखो म्यू लिखो सेम बात है। आर क्या होता है हमारे पास?
जो आर अपने पास होता है बच्चे वो है Na इंटू के बी। आर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। आर की वैल्यू आ गई पीवी बाई टी एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वी होता है 22.4 लीटर, 22.4 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर क्यूब। टेम्परेचर 273.15 केल्विन। प्रेशर 1 atm, जिसको मैं 0.76 mm ऑफ Hg या 0.76 टाइम्स 13.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकता हूं। इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर मिला जुलाकर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन आ जाता है। तो मेन हमें देखो इन सारी वैल्यूज को याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आर की ये वैल्यू याद होनी चाहिए, स्पेशली यूनिट्स के साथ। क्योंकि अगर आर गिवन होगा, मान लो क्वेश्चन पेपर में तुम्हें आर की वैल्यू गिवन है, अगर वहां पर यूनिट चेंज कर दी जाती है गिवन वैल्यूज की, तो आर की भी वैल्यू को तुम्हें बदलना पड़ेगा। आर जो गैस कांस्टेंट है, इट इज इक्वल टू 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन के केस में। अगर मैं इसे कैलोरीज की फॉर्म में ले आता हूं, अगर मैं जूल्स को 4.2 जूल को मैं 1 कैलोरी लिख सकता हूं, तो आर की वैल्यू 8.31 बाय 4.2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन में 1.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाती है। ये हमारे पास किस केस में आ गई है? ये वैल्यू जो आई है वो कैलोरीज पर मोल पर केल्विन के टर्म्स में आएगी, आर की वैल्यू। फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस, गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय एम, वेयर एम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। ये तो सीधा है ना, 1 ग्राम के लिए निकालेंगे तो उसको मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो सीधा। गैस कांस्टेंट फॉर 1 ग्राम ऑफ गैस आर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस। कंपैरिजन ऑफ बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस विद आइडल गैसेस। अब देखो कंपैरिजन में हम क्या बात करें, देखो रियल गैसेस और आइडल गैसेस में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल में क्या था ना, रियल गैसेस और आइडल गैसेस के बेस को जब हम बेसिकली डिफाइन करते हैं, तुम बात समझते हो आइडल और रियल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। रियल गैसेस वो हैं जो एक्चुअल में गैसेस हैं, जो अंडर एवरी कंडीशन अपने एक्चुअल बिहेवियर की तरह नॉर्मली बिहेव कर रही हैं, बट किसी अंडर सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशन वो आइडल की तरह बिहेव कर सकती हैं, अंडर सेट ऑफ प्रोवाइडेड कंडीशंस ओनली। अगर उन कंडीशंस में थोड़ा भी बदलाव आ जाएगा तो वो आइडल बिहेवियर से इधर उधर हो जाएंगे, तो वो नॉन आइडल बिहेव करना शुरू करेंगे। आइडल गैसेस वो होती हैं जो जैसी मर्जी कंडीशन दे दो वो हमेशा बिल्कुल आइडल बिहेव करें। रियल गैसेस आइडल कभी नहीं हो सकती। कारण क्या है कि आइडल गैसेस का जो हम लॉज देते हैं, वो लॉज देते हुए हमने कुछ अजम्पशंस मानी थी। उन अजम्पशंस के अंदर कुछ छोटे छोटे से फॉल्ट थे और उन अजम्पशंस के बेसिस पे आइडल गैस इक्वेशन बनाई गई है। रियल गैसेस हमेशा उन अजम्पशंस के अकॉर्डिंगली फुलफिल नहीं करेंगी, तो वो हर कंडीशन के लिए आइडलाइज बिहेव भी नहीं करेंगे। लेकिन बहुत लो टेम्परेचर हो जाए तो वो बिहेव कर लेंगी, बहुत किसी एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ प्रेशर के टाइम पे हम बात करें तो वो कर लेंगी, ठीक है, लेकिन नॉर्मली वो नहीं करेंगी। उसी को अब हम कंपेयर करने वाले हैं। जैसे यहां पे तुम इस ग्राफ के अंदर अगर ध्यान दोगे तो ये हमारे पास ग्राफ के अंदर है कि बीच में जो लाइन जा रही है ये आइडल गैस बिहेवियर है। तो जब जो प्रेशर है बहुत लो है, बहुत लो प्रेशर है, उस प्रेशर पे किसी सर्टेन कंडीशन में पीवी बाय म्यू टी के साथ हमने बनाया हुआ है प्रेशर के साथ जो ग्राफ प्लॉट किया, तो किसी एक सेट ऑफ कंडीशन पर सारी गैसेस आइडल बिहेव कर सकती हैं। या फिर किसी कंडीशन में आके देखो, जब एक प्रेशर की कोई सर्टेन वैल्यू थी, कोई एक फिक्स टेम्परेचर की वैल्यू होगी, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अपनी अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंगली ये गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पे आइडल बिहेव कर रही हैं। लेकिन इन टेम्परेचर्स के इधर और उधर वो नॉन आइडल बिहेव कर रही हैं। कंपैरिजन समझ में आ रहा है? ग्राफ से हम क्या बता रहे हैं, यहां ग्राफ पे जहां जहां इस स्ट्रेट लाइन को अपनी ये लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, सिर्फ उन पॉइंट्स पर, उन सर्टेन पॉइंट्स पर, उन गिवन कंडीशन पर अपनी जो गैसेस हैं वो आइडल बिहेव करेंगे, और उन कंडीशंस के इधर उधर वो नॉन आइडल बिहेवियर प्रोसेस करेंगे। क्लियर है ये बात? तो इसमें कंपैरिजन में हमने क्या देखा, ऑल द कर्व्स फॉर रियल गैसेस अप्रोचेस द आइडल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर। ओके, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, पीवी बाय म्यू टी इज इक्वल टू आर, कांस्टेंट है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, टेम्परेचर को अगर हम कांस्टेंट करते हैं, बॉयल्स लॉ होता ही था अपना, तो चाहे किसी भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करें, हर टेम्परेचर के लिए जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं।
और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करूं, सॉरी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ये भी पता है ना। प्रेशर, अगर हम क्या बात करें, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट करता हूं, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर विल बी इंक्रीज इन वॉल्यूम। प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो टेम्परेचर और वॉल्यूम एक दूसरे के प्रोपोर्शनल रहेंगे। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे, ये पता है। द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइडल गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर exerted by individual gases in mixture. This is Dalton's law of partial pressure. बहुत ज्यादा इजी बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने क्या कहा था कि अगर मैं कभी किसी बीकर के अंदर कोई दो नॉन रिएक्टिव गैसेस को डाल देता हूं तो जो टोटल सम निकलेगा, टोटल सम ऑफ प्रेशर निकलेगा, दैट विल बी एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर्स बाय ईच गैस। मान लो 4 तरह की गैसेस हैं तो चारों तरह की गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर निकालेंगे, सबका करेंगे सम, जो टोटल वैल्यू निकलेगी दैट विल बी द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल द गैसेस। सिंपल सी बात है ये। वापस से डेफिनेशन पढ़ो। द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ एन आइडल गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इन द मिक्सचर। अब यहां पार्शियल क्यों बोला गया? पार्शियल का मतलब क्या होता है? देखो, पार्शियल का मतलब होता है अपने अपने हिस्से का जो जोर लगाएगा। अगर हमने 1 लीटर की बोतल में 4 गैसेस भर दी हैं बराबर बराबर वॉल्यूम की, तो हर कोई 250 सेंटीमीटर क्यूबिक की वॉल्यूम के हिसाब से मतलब एक तरह से 25% की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है कि नहीं? तो वो 25% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है तो अपने टोटल एफर्ट का भी 25% का ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा। दैट इज पार्शियल प्रेशर। समझ रहे हो? हर कोई अपने हिस्से का जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, हर कोई अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जितनी वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करी है उसी फ्रैक्शन के हिसाब से अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो वो पार्शियल प्रेशर आ रहा है। तो उन सारे इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स का सम होकर टोटल मिक्सचर का प्रेशर निकल जाएगा। दैट इज डेल्टन्स लॉ। ओके, अब देखो, जो मैं बात कर रहा था कि जब हमने जो आइडल गैस इक्वेशन दी है उसके अंदर कुछ अजम्पशंस थी, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अजम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। जब हमने शुरू की, a gas consists of very large number of atoms or molecules of order Avogadro number which are perfect elastic spheres। हमने कहां से शुरू किया कि हमने क्या माना कि वो सारे क्या हैं बच्चे? perfectly elastic spheres हैं। for a given gas they are identical in all respect but for different gases they are different। पहली assumption तो यही मानी कि एक गैस के सारे पार्टिकल्स एक जैसे होंगे, डिफरेंट गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट रहने वाले हैं। The molecules of the gases are in state of ये जो incandescent random motion है, मतलब हर कोई इधर उधर random motion में चल ही रहा है वो। They move in all directions with different speeds and obeys Newton law of motion। फिर है the size of the gas molecule is very small as compared to the distance between them। The size of the gaseous molecule is very small। मतलब अगर यहां पर हम किसी गैस को रिलीज होने देते हैं इस केबिन में तो वो बहुत दूर तक फैलेगी, और उनके मॉलिक्यूल्स का साइज जो पूरी गैस ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है उसके कंपैरेटिवली मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत छोटा रहने वाला है। ये भी ठीक है ना। फिर है ऑफ मॉलिक्यूल साइज 2 एंगस्ट्रॉम, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन 20 एंगस्ट्रॉम, हेंस, इस बात पे ध्यान देना, हेंस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ गैस। पहला अजम्पशन यहां से था जिसको हम बाद में बोलेंगे कि ये ठीक नहीं है, इससे गड़बड़ होनी शुरू हुई। हमने क्या कहा? मान लेते हैं कि जितने भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, अगर हम उनको एक्सपैंड होने देते हैं तो वो पूरे अपने इस हॉल के अंदर, पूरे क्लासरूम के अंदर फैल जाएंगे। अगर मैं उनको कंप्रेस करके इकट्ठा करता हूं तो एक बहुत छोटी सी जगह पे आ जाएंगे, है ना। तो द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इटसेल्फ, है ना। तो बोला कि वो जो वॉल्यूम है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसी बेसिस पे हमने आइडल गैस इक्वेशन दी थी, लेकिन बाद में जाके हमें पता चला बेशक वो छोटी वॉल्यूम है लेकिन उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो देखेंगे आगे। द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ और रिपल्शन ऑन ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिशन, द एनर्जी इज कंप्लीटली काइनेटिक। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे पे सिर्फ तब फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं जब वो कोलाइड कर रहे हैं, उसके अलावा उनके बीच में किसी तरह की कोई फोर्स नहीं है। The collision of molecules with themselves with the walls of the vessels are perfectly elastic. As such, the momentum and the kinetic energy of the molecules are conserved during the collision, though their individual velocities are changed.
ठीक है। There is no concentration of molecule at any point inside the container. Molecular density is uniform throughout the gas. ये भी ठीक है, हर तरफ बराबर बराबर फैली हुई है। A molecule moves along a straight line between the successive collision, and average straight distance covered between the two successive collision is called mean free path. ये भी ठीक है। Between any of the two collisions, मॉलिक्यूल आएगा, टकराएगा, टकरा के इधर जाएगा, उधर जाएगा, जैसे भी मूव करेगा वो हर बार एक स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करेगा हर कोलिजन के बीच में, उसको हम क्या कहते हैं, मीन फ्री पाथ। एंड द कोलिजन्स आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, वो भी ठीक है, वो बार बार फटाफट टकरा रहे होंगे, हाई स्पीड से मूव कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा? ये हमारे पास कुछ अजम्पशंस थी। अब इसके बाद आता है एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ड्यू टू एन आइडल गैस। अब प्रेशर निकालते हुए हम देखो कर क्या रहे हैं बच्चे, इसके अंदर हमने पहले एक इमेजिन किया है कि लेट अस कंसीडर एन आइडल गैस इनक्लोज्ड इन अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ। ये हमारे पास जो क्यूब है जिसकी लेंथ L है, उसके अंदर हमने गैसेस को फिल कर दिया। नाउ लेट अस कंसीडर अ गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी vx, vy एंड vz। कोई एक मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी क्या है, vx, vy, vz, तीनों कोऑर्डिनेट्स में, मतलब वो सीधा सीधा मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में, उसके और तीनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर vx, vy, vz उसकी वेलोसिटी है। हिटिंग द प्लेनर वॉल ऑफ एरिया L स्क्वायर पैरेलल टू yz प्लेन। अब बात समझना, इसमें हम क्या बात कर रहे हैं। मैंने यहां पे बोला है बच्चे कि अपने पास जो एक गैस मॉलिक्यूल है वो यहां से आते हुए ये जो वॉल है, ये XY एक्सिस के पैरेलल वाली जो वॉल है उसके साथ आके वो पार्टिकल आके टकराएगा, कोलाइड कर रहा है। क्लियर है? कोलाइड करेगा तो वापस बाउंस बैक भी करेगा। अगर बाउंस बैक करेगा, मान लो मैं बोल रहा हूं कि अगर वो आके इधर से टकराए और एज इट इज बाउंस बैक कर गया, तो आते हुए vx वेलोसिटी के साथ आया था, जाते हुए माइनस vx के साथ जाएगा, vy और vz में कोई चेंज नहीं आया। क्लियर है? ये कोली बेटा एक बात देखो ना, जैसे अगर जो किसी डायरेक्शन में हमारा जो पार्टिकल है वो गया, दीवार से टकराया और बाउंस बैक करके आ गया, तो बाउंस बैक करके आने से सिर्फ x एक्सिस का माइनस x हुआ है, yz में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ओरिजिन से y पे अभी भी उतना ही डिस्टेंस, उसी से वापस आ गया, तो सिर्फ x एक्सिस उल्टा हो गया, y और z तो अभी भी वहीं के वहीं पे। तो हमने यहां पे बोला कि टोटल चेंज इन लीनियर मोमेंटम जो आएगा वो आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। y और z एक्सिस के अलोंग तो कोई चेंज ही नहीं आया, जो चेंज आया है सिर्फ किसके अलोंग आया है, x एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना। m ऑफ माइनस vx माइनस m ऑफ vx which is equal to minus 2mvx। ये क्लियर है बच्चा, है ना। Applying the principle of conservation of linear momentum, the momentum imparted to the wall of the cube in one collision is 2mvx। ये भी पता है, जितना नेट चेंज आया है since the system is conserved, मतलब पूरा ब्लॉक्ड है, कहीं बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, टोटल मोमेंटम शुड बी कंजर्व्ड। तो टोटल मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो जितना पार्टिकल के अंदर मोमेंटम में चेंज आया है उतना ही मोमेंटम का चेंज वॉल में आना चाहिए, है ना। तो वॉल में अगर यहाँ पे 2mvx का था तो सेम अमाउंट ऑफ मोमेंटम वॉल में इंपार्ट करके आया होगा वो टक्कर मार के आते हुए। इन स्मॉल इंटरवल डेल्टा टी, मॉलिक्यूल्स विद x component of velocity vx will hit the planar wall if it is within the distance of vx delta t from the wall। अब ये क्या बात कर रहे हैं, देखो बच्चे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो यहां पर मूव कर रहे होंगे, है ना। एक पार्टिकल तो नहीं होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब मैंने कहा इसके अंदर डेल्टा टी टाइम के अंदर कितने पार्टिकल्स इस वॉल के साथ टकरा रहे होंगे, है ना, कितने टकरा रहे होंगे। डेल्टा टी एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल्टा टी इज अ स्मॉल टाइम, डेल्टा टी क्या है, स्मॉल टाइम। तो डिस्टेंस कितना हुआ, वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी कितनी है vx, टाइम है डेल्टा टी। तो जितना vx इनटू डेल्टा टी के डिस्टेंस के अंदर पार्टिकल्स होंगे वही डेल्टा टी के अंदर यहां तक पहुंच पा रहे होंगे, क्योंकि उससे बाकी वाले तो पीछे अभी तक अप्रोच नहीं किया होगा। ये मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर हम बात कर रहे हैं कि डेल्टा टी टाइम के अंदर कौन कौन पार्टिकल आके टकरा पाएगा, हर वो पार्टिकल जो vx इंटू डेल्टा टी के डिस्टेंस पे होगा वॉल से, है ना, सिर्फ वही वाले पार्टिकल्स टकरा पाएंगे। और उनके अंदर से भी आधे पार्टिकल्स हो सकता है वो टकरा के वापस जाने वाले हो। ये बात समझ में आ रही है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो वॉल के साथ टकराएंगे, n is the number of gas molecules per unit volume, total number of gas molecules in volume a vx into delta t, है ना। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एक वॉल्यूम में हमने कितने मान लिए,
ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ये ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ मल्टीप्लाई किया, और ए वी एक्स डेल्टा टी इंटू एन, एन क्या है हमारे पास, जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम थे। इस गिवन वॉल्यूम से उस सर्टेन डेल्टा टी वाले डिस्टेंस के अंदर इतने सारे मॉलिक्यूल्स थे। ऑन एन एवरेज हमने मान लिया आधे जाने वाले हैं, आधे टकरा के आने वाले हैं, ठीक है। बच्चे समझ में आ रहा है सबको? स्वागत बच्चा, पक्का? On the average, half of these molecules are moving towards the wall and the other half away from the wall. Effective number of molecules hitting the planar wall in time delta t is half avx delta t into n. किसी बच्चे को इस वाली बात में प्रॉब्लम है? ये समझ में आया हरमन? वापस है, देखो बेटा हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक वॉल है जिसके साथ अगर कोई पार्टिकल्स आके टकराएंगे, यहां पे मान लेते हैं यहां पे वॉल है जो क्यूब वाली वॉल थी, तो इधर से एक सर्टेन डिस्टेंस है जो पार्टिकल्स यहां तक पहुंच पाएंगे डेल्टा टी में। कौन सा डिस्टेंस होगा? जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं इनटू टाइम। तो मान लेते हैं इतने डिस्टेंस के मूव करके यहां तक टकरा पाएंगे। अब इतनी सी के अंदर, इतने से के अंदर वॉल्यूम कितनी होगी इसकी? जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, ए था ये जो वॉल का एरिया था, इनटू डिस्टेंस कितना है, वी एक्स डेल्टा टी इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज द वॉल्यूम। और मैं इसको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे यहां पे मूव होते हुए। अब मैंने कहा मान लेते हैं भाई जितने यहां पे थे, क्या सारे ही थोड़ी ना जो टकराएंगे, हो सकता है कुछ टकरा के वापस आ रहे हो, ऑन एन एवरेज हाफ मान लेते हैं। तो दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच आर कोलाइडिंग दिस वॉल इन टाइम डेल्टा टी। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। अब जो टोटल मोमेंटम था, एक ने कितना ट्रांसफर किया था, 2mvx, तो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल इन टाइम डेल्टा टी इज 1/2 ax vx डेल्टा टी इंटू n इंटू 2mvx, है ना। एक कोलिजन से जितना मोमेंटम ट्रांसफर हुआ था उसको टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास mnavx का स्क्वायर डेल्टा टी इज द टोटल मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल इन ओवरऑल डेल्टा टी, है ना। डेल्टा टी टाइम के अंदर जितना मोमेंटम वॉल पे ट्रांसफर हुआ है वो हमने निकाल दिया। फोर्स ऑन द वॉल एक्सर्टेड बाय दीस मॉलिक्यूल्स, फोर्स का फॉर्मूला मोमेंटम ट्रांसफर्ड बाय टाइम टेकन, यही होता है फोर्स का तो फॉर्मूला डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। सेकेंड लॉ, मोमेंटम ट्रांसफर्ड एम एन ए वी एक्स स्क्वायर डेल्टा टी बाय डेल्टा टी, डेल्टा टी गॉट कैंसिल्ड आउट, एम एन ए वी एक्स स्क्वायर हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। किसी को इसमें दिक्कत? ठीक है। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया में फोर्स था एम एन ए वी एक्स का स्क्वायर, एरिया इस एरिया कट गया तो एम एन वी एक्स स्क्वायर हमारे पास प्रेशर मिल गया। टोटल प्रेशर इज ऑब्टेन्ड ओवर द कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, उसको हम एवरेज वेलोसिटी मान लेते हैं, तो पी क्या आया, वी एक्स के लिए एम एन वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर मीन इज एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। As the gas is isotropic and there is no preferred direction of motion of the molecule in the vessel. Isotropic का मतलब हर तरफ बराबर फैल रही है, तो जो x के लिए होगी एवरेज वैल्यू वही y एक्सेस के लिए होगी, वही z एक्सेस के लिए होगी, है ना। तो तीनों का सम करके 3 से डिवाइड कर दें तो ये एवरेज वेलोसिटी अपनी निकल सकती है, या मैं 1/3 c स्क्वायर, वेयर c is the root mean square velocity, c is vx square plus vy square plus vz square whole under the root। दोबारा बताना हो बेटा, देखो हमारे पास v is equal to mn vx square तक बिल्कुल ठीक चल रहा था। अब मैंने कहा कि जो हमारे पास गैस है वो आइसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक मतलब हर डायरेक्शन में बराबर फैल रही होगी, बराबर होगी तो जो vx की वैल्यू है वैसी ही वैल्यू vy और vz की भी होगी। तो मैं सबके मिला जुला के एक सर्टेन वेलोसिटी निकाल लेता हूं जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो मैंने क्या निकाला, 1/3 vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर प्लस vz का स्क्वायर, और उसको हमने c स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया। c क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक बात है। तो जो हमारा फॉर्मूला था वहां vx, मैं vx की वैल्यू की जगह 1/3 c स्क्वायर डाल सकता हूं कि नहीं, तो ये हमारे पास प्रेशर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की टर्म में आ जाता है। टोटल प्रेशर इज गिवन बाय 1/3 mn c स्क्वायर। क्लियर है बच्चा? वेयर m इज द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, n is number of molecules। ठीक है।
m into n is equal to mass per unit volume which is also density. तो P is equal to 1 by 3 mass per unit volume c square और 1 by 3 rho c square. किसी बच्चे को इसमें परेशानी? क्लियर है बच्चे? ये हमारे पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पहला टॉपिक है जिसके अंदर हमने प्रेशर फाइंड आउट किया। बच्चे अपने पास जो ये टॉपिक है जिसके अंदर हमने प्रेशर निकाला था, एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ड्यू टू आइडल गैस, इसकी वैल्यू के बाद जो अपने पास जो बेसिकली प्रेशर का फॉर्मूला था 1 by 3 mn c स्क्वायर या m by v मास पर यूनिट वॉल्यूम c स्क्वायर, वो बेसिकली हमारे पास m into n की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, जहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम को हमने रो सब्स्टिट्यूट किया। इसके बाद अपने पास आता है बच्चा रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस। जो प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस है उसके अंदर देखो, प्रेशर का तो सीधा फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया है 1 by 3 रो c स्क्वायर, P जहां पे प्रेशर है, रो डेंसिटी ऑफ गैस, C इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, V की वैल्यू 1 डाल देंगे तो जो मास होगा वो डेंसिटी के सीधा सीधा इक्वल आ जाएगा, सिंपल बात है। मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इक्वल्स टू हाफ रो c स्क्वायर। दिस इज द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। मतलब अगर कहीं पर वहां पर जो अपना गैस है, जहां पर भी जिस चेंबर के अंदर फिल्ड है, अगर उसके अंदर कोलिजन्स हो रहे हैं, वो वॉल पे जाके हिट कर रहा है, कोई प्रेशर अप्लाई कर रहा है, तो वो उस वक्त पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से कितनी एनर्जी उस वॉल को ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज इक्वल टू हाफ रो सी स्क्वायर। अब P बाई E अगर हमने किया, P का फॉर्मूला 1 by 3 रो सी स्क्वायर, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ रो सी स्क्वायर, क्लियर है? तो दोनों को डिवाइड किया तो 2 by 3 हमारे पास आ गया, जिससे रिलेशन निकला P is equal to 2 by 3 of E. The pressure exerted by an idle gas is numerically equal to 2/3 of the mean kinetic energy of translation per unit volume of the gas. ये रिलेशन छोटे छोटे जो आते जाएंगे सारे लिखते चलना बीच में, कि प्रेशर कितना आ गया बच्चे, 2/3 of kinetic energy, क्लियर है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो let us consider 1 gram mole of idle gas occupying a volume V at temperature T. Let small m be the mass of each molecule of gas. Then total mass कितना आएगा, m into na, na है एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि small m क्या था बच्चा, मास पर यूनिट है ना, 1 ग्राम मोल का मास। अगर वो V वॉल्यूम के अंदर था तो टोटल हमने कितना निकाला, टोटल मास निकाल दिया, मास इनटू एवोगैड्रो नंबर, टोटल मास निकल के आया अपने पास। अब प्रेशर का फॉर्मूला 1 by 3 रो सी स्क्वायर, C क्या है, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, P क्या था हमारे पास, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडल गैस, तो रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी m by v, बिल्कुल ठीक है। फॉर परफेक्ट गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस PV इज इक्वल टू RT होता है, PV इज इक्वल टू nRT, n की वैल्यू 1 है 1 मोल के हिसाब से, तो PV इज इक्वल टू RT। मैंने क्या किया, ये जो नीचे वेलोसिटी थी, इस वेलोसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PV इज इक्वल टू 1 by 3 mc स्क्वायर आया, PV इज इक्वल टू 1 by 3 mc स्क्वायर। RT, अब PV तो RT के इक्वल था, तो RT इज इक्वल टू 1 by 3 mc स्क्वायर, और 3 by 2 RT इज इक्वल टू 1 by 2 mc स्क्वायर। किसी को इसमें दिक्कत? हमने क्या किया यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और हाफ mc स्क्वायर जो हमारे पास हुआ ये किसके इक्वल आ गया, 3 by 2 RT के इक्वल, क्लियर? और हाफ mc स्क्वायर क्या होता है, mc स्क्वायर बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3 by 2 RT। डन है, सिंपल रिलेशन है बच्चा। m की वैल्यू स्मॉल m इंटू na, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, which is equal to 3 by 2 RT. Half mc square is equal to 3 by 2 R by na times T is equal to 3 by 2 kBT. R by na को हम kB लिख सकते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट था ये सीधा सीधा। R क्या था, गैस कांस्टेंट, na क्या था, एवोगैड्रो नंबर, इन दोनों का रेशियो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के इक्वल है, तो इसी को हाफ mc स्क्वायर को मैं 3 by 2 kBT लिख सकता हूँ। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन पर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया था हमने, R by na किया था, तो वो पर मॉलिक्यूल निकाल रहे हैं। इट इज इक्वल टू हाफ mc स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 3 by 2 kBT। क्लियर है बच्चा? काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर था 1 by 3 रो सी स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 1 by 3 m by v c स्क्वायर, और PV इज इक्वल टू 1 by 3 mc स्क्वायर, है ना? तो 1 by 3 mc स्क्वायर, PV तो RT के इक्वल था 1 मोल के लिए,
तो 1/3 mc² इज इक्वल टू RT, और वी कैन से c² इज इक्वल टू 3RT/m, और c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द गैस। जितना हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उतनी उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सिंपल बात है बच्चा। The square root of the absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to the root mean square velocity of its molecule. क्लियर है? बात समझ में आ गई? वही जो रिलेशन है उसी को ही लिखा है बस। और यहीं पे अगर मैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करता हूं पर मॉलिक्यूल निकालने के लिए, तो ये R/NAT जो H इक्वल टू KBT, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिख दिया, 1/2 mc² इज इक्वल टू 3/2 KBT। यहां से हाफ mc² इज प्रोपोर्शनल टू T, that is kinetic energy per molecule is directly proportional to the temperature. Average kinetic energy of translation per molecule of a gas is directly proportional to the absolute temperature of the gas. Clear है ये? फिर आता है absolute zero। क्या होगा बच्चे? Absolute zero of temperature may be defined as the temperature at which the root mean square velocity of gas molecule reduces to zero. Clear है? बेसिकली हम क्या बात करें, एब्सोल्यूट जीरो किस टेम्परेचर को कहा जाता है? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है गैसियस मॉलिक्यूल्स की वो जीरो हो जाए। ठीक है, वो होगी नहीं होगी वो अलग बात है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, ऑब्वियसली एब्सोल्यूट जीरो अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब है डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी। भाई डेरिवेशन में सबसे पहला बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या था? When temperature of a certain mass of gas is kept constant, the volume occupied by the gas is inversely proportional to the pressure exerted by the gas. याद है ये हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ना शुरू किया था बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट रखो, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटती जाएगी, है ना? ये हमें ऑलरेडी पता है, ये हमने आइसोथर्मल डायबेटिक वाले प्रोसेस जो अपना थर्मोडायनेमिक्स था उसमें भी जगह जगह P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V का ग्राफ बनाया था। यहीं से V इज प्रोपोर्शनल टू P, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। बिल्कुल ठीक है। अब प्रेशर क्या था अपना? 1/3 ρ c²। प्रेशर का फॉर्मूला हम तब से डिराइव कर रहे हैं 1/3 ρ c², या रो को मैं क्या पुट कर दूं? m/v। ये भी ठीक है, 1/3 m/v c², और PV इज इक्वल टू m/3 c²। PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c²। m/3 कांस्टेंट है तो PV इज प्रोपोर्शनल टू c² आया कि नहीं, है ना? और ये कह सकते हैं देखो PV इज इक्वल टू RT था। अगर PV RT के इक्वल था तो RT इज प्रोपोर्शनल टू c²। R कांस्टेंट है तो c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर लिख सकता हूं कि नहीं, है ना? बात समझ में आ रही है? PV इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो हमारे पास PV कांस्टेंट आ गया कि नहीं? ये बात समझ में आई है हमने क्या किया? किसी को दिक्कत? ठीक, तो यहां से हमने क्या किया? बॉयल्स लॉ प्रूव कर दिया। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था बच्चा? When pressure P of a certain mass of a gas is kept constant, the volume occupied by the gas is directly proportional to the temperature. क्या बात कर रहे हैं? अगर प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए तो वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस एक्सपैंड कर जाएगी, टेम्परेचर घटाओगे गैस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। कैसे प्रूफ करेंगे? P इज इक्वल टू 1/3 m/v c², या V इज इक्वल टू 3m/p c²। सिंस हमने कहा कि भाई प्रेशर क्या है, डायरेक्ट अपना कांस्टेंट रखा हुआ है टेम्परेचर और वॉल्यूम के केस में, तो देखो 3 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, p कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c² आ गया। c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर आया कि नहीं, है ना? तो यहां से V c के स्क्वायर है, c² t के प्रोपोर्शनल था, तो V और t दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हुए कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? हम देखो घूम फिर के हर बार जा कह रहे हैं, हम हर चीज को c² के साथ रिलेट करेंगे। यहां पे हमने क्या किया? जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c² आया, एंड वी नो दैट c² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वहां से इन दोनों को हमने रिलेट करा दिया। V इज प्रोपोर्शनल टू T। दिस इज चार्ल्स लॉ। क्लियर है? फिर हमारे पास आता है गायलू-सिक्स लॉ। इसके अंदर क्या होता है बच्चा? When volume of certain mass of a gas is kept constant, the pressure P exerted by gas is directly proportional to the temperature of the gas. हमारे पास क्या है? Pressure exerted by the gas is directly proportional to temperature. P is equal to 1/3 m/v c², where V is constant. So P is proportional to c², but c² तो T के proportional था,
तो P T के प्रोपोर्शनल आ गया। सेम स्टोरी यहां हमने किया, हमने घूम फिर के क्या किया, 1/3 m/v c², m कांस्टेंट, v कांस्टेंट, 1 और 3 कांस्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू c²। बट हमें पता है कि c² तो T के भी प्रोपोर्शनल है, तो P और T आपस में प्रोपोर्शनल हो गए, सीधी सी चीज है। फिर आता है परफेक्ट गैस इक्वेशन। परफेक्ट गैस इक्वेशन, P इज इक्वल टू 1/3 m/v c², PV इज इक्वल टू m/3 c²। PV इज प्रोपोर्शनल टू c², बट c² तो T के प्रोपोर्शनल था, तो PV इज प्रोपोर्शनल टू T। और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हमने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जो R है, तो PV इज इक्वल टू RT आ गया। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन आ गई। हर बार समझ में आ रहा है, सिंपल सा एक काम कर रहे हैं, जिस भी चीज का हमें रिलेशन निकालना है उसे c² के साथ प्रोपोर्शनल किया, और c² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के साथ, बस उनको फिर आपस में हमने रिलेट करा दिया। फिर है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चा, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही था एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ के अकॉर्डिंगली अगर टेम्परेचर प्रेशर वाली सारी कंडीशंस हम कांस्टेंट रख दें तो इक्वल वॉल्यूम हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चाहे हाइड्रोजन गैस हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी गैस है, इक्वल वॉल्यूम के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आएंगे ही आएंगे। दिस इज एवोगैड्रो लॉ। Now let us consider two gases A and B having equal volume V at the same temperature T and pressure M1 and M2. These are the total masses of A and B. C1, C2, root mean square velocities of A and B. Small m1, m2, mass of each molecule of a gas A and B. N1, N2, number of molecules of gases at A and B respectively in given masses of gases. तो जो total mass होगा वो क्या निकलेगा, N1 जो number of molecules हैं into mass है ना, into mass of one molecule, कैपिटल M2 number of molecules into mass of one molecule, सीधा से टोटल मासेस निकल जाएंगे। अब अपने को क्या पता है बच्चे, फॉर गैसेस टोटल प्रेशर इज गिवन बाय 1/3 m1/v c²। होता है कि नहीं प्रेशर का फॉर्मूला ये है ना, प्रेशर का फॉर्मूला यही है। तो इसमें हमने m1 c²/3v ये जो प्रेशर निकाला है। अब देखो दोनों के केसेस के लिए, दोनों गैसेस में हमने क्या कहा था, टोटल प्रेशर सेम है फॉर सेम कंडीशन, दैट इज टेम्परेचर और प्रेशर अगर सेम है तो जो ये 1/3 m1/v c² c1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू 1/3 m2v c2 का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट किया, वॉल्यूम सेम थी तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो गई, m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का स्क्वायर। एज एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस A इज इक्वल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस B, क्योंकि एवरेज ही हुआ हाफ m1 c1 का स्क्वायर हाफ m2 c2 का स्क्वायर अगर लिख लूं तो काइनेटिक एनर्जीज हमने सीधा सीधा इक्वेट करा, हाफ m1 c1 का स्क्वायर हाफ m2 c2 का स्क्वायर, ये m1 c1 का स्क्वायर इज इक्वल टू m2 c2 का स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कैपिटल m1 c1 का स्क्वायर बाय m1 c1, कैपिटल m2 c2 का स्क्वायर बाय m2 c2। m1 से m1 कट जाएगा, कैपिटल m को मैं क्या लिख सकता हूं, n1 m1, कैपिटल m2 को क्या लिख सकता हूं, n2 m2, है ना, यही लिख सकते थे। तो m2 से m2 कटा, सारा कैंसिल आउट हो गया, n1 और n2 इक्वल आए कि नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स जो है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो इक्वल आ गए। यही एवोगैड्रो लॉ था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट प्रेशर है, अंडर सेम कंडीशन ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही हमने यहां से प्रूव किया है। क्लियर है? देखो इनके प्रूफ कितने इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में डेरिवेशन की फॉर्म में आएंगी वो अलग स्टोरी है, लेकिन तुम सबको ये प्रूफ करना आता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेशंस बहुत कम मिलती हैं एग्जाम में इस तरीके से कि सीधा सीधा तुम्हें बोलें कि भाई इससे प्रूफ कर दो, लेकिन ये रिलेशन निकालने आने चाहिए फिर भी, कि किसी फॉर्म में अगर जो टीचर पूछ लेते हैं तो तुम्हें आइडिया हो। फिर आता है बच्चा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के अकॉर्डिंगली क्या कहते हैं बच्चा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझते हो, दो गैसेस हैं, अगर वो एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रही है, मर्ज हो रही है, तो घुलने का रेट, उन दोनों के आपस में मिक्स होने का रेट क्या होगा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। जितनी कम डेंसर होंगी गैसेस उतना ज्यादा डिफ्यूज हो पाएंगी एक दूसरे के अंदर। यही हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है। लेट अस कंसीडर टू गैसेस A and B diffusing into each other, ρ1 and ρ2 be their densities and C1 C2 be their रिस्पेक्टिव RMS वेलोसिटीज। तो P1 का फॉर्मूला 1/3 ρ c², P2 का 1/3 ρ2 c2 का स्क्वायर। सीधा सा ये तो प्रेशर है। जिस टाइम पे एक स्टेडी स्टेट अचीव होती है, दो गैसेस अगर एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो रहे हैं,
तो एक ऐसी सिचुएशन आती है जिस टाइम पे टोटल प्रेशर दोनों साइड बराबर हो जाता है। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गैस की मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट होने के बाद जब डिफ्यूजन हो चुकी है उस वक्त दोनों तरफ बराबर प्रेशर आ जाता है। तो उस कंडीशन में हमने कहा P1 इज मस्ट बी इक्वल्स टू P2। इक्वेट करते हैं 1/3 ρ1 C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 ρ2 C2 का स्क्वायर। 1/3 कैंसिल आउट, C1 स्क्वायर बाय C2 स्क्वायर इज इक्वल टू ρ2 बाय ρ1, या C1 बाय C2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ρ2 बाय ρ1। Let R1 and R2 be the rate of diffusion which is directly proportional to C1 and C2। तो R1 is equal to C1 and R2 is equal to C2। R1 और R2 क्या है हमारे पास? रेट ऑफ डिफ्यूजन, जो कि वेलोसिटीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये तो ऑब्वियस ही बात है, जितना ज्यादा तेज मूव कर रहे होंगे पार्टिकल्स उतना ही ज्यादा डिफ्यूजन ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो R1 is equals to C1, R2 is equal to C2। तो R1 by R2 is equal to C1 by C2, या R1 by R2 is equal to square root of ρ2 by ρ1, और R is inversely proportional to square root of density। क्लियर है ये? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज। क्लियर है बच्चा? फिर आता है डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंगली क्या है? द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड by a mixture of non-reactive ideal gases is equal to the sum of partial pressures which would exert if alone occupied the same volume at given temperature। मतलब क्या बात कर रहा है? देखो, इन्होंने कहा है कि अगर हम मान लेते हैं 3 या 4 तरह की गैसेस को आपस में मिक्स कर रहे हैं और वो गैसेस नॉन रिएक्टिव है, तो टोटल मिला के वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेंगे? अगर वो गैस इंडिविजुअली पूरी 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, उस वक्त जितना उसने प्रेशर ऑक्यूपाई, मतलब जितना प्रेशर एक्सर्ट करना था। अब मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझना है इसमें। मान लेते हैं 4 तरह की गैसेस हैं A B C D। हमने क्या करा हुआ है, एक गिवन वॉल्यूम के अंदर हमने उनको डाला हुआ है। गिवन वॉल्यूम के अंदर सारे 25-25% की वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही हैं चारों गैसेस। अब अगर लेट अस अज्यूम A गैस है, वो इंडिविजुअली वहां होती तो 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती। जब 100% ऑक्यूपाई करती तो प्रेशर एक्सर्ट करती P1। लेकिन अब जब वो मिक्सचर में है तो उसने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी है? 25%। तो वो अब जब वो इंडिविजुअली जितना प्रेशर अप्लाई करने वाली थी P1, उसका सिर्फ 25% ही एक्सर्ट करेगी। समझ में आई? जितनी उसकी 100% कैपेबिलिटी थी टोटल वॉल्यूम के अंदर प्रेशर अप्लाई करने की, उसके उसी वॉल्यूम के फ्रैक्शन के हिसाब से अब वो प्रेशर अप्लाई करेगी, जितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम उसने अब मिक्सचर में ऑक्यूपाई किया हुआ है। क्लियर है बच्चे? लास्ट लेक्चर में हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंगली अगर एक मिक्सचर है गैसेस का, आइडल गैसेस का, नॉन रिएक्टिव गैसेस हैं, अगर हम उन मिक्सचर के टोटल प्रेशर की बात करें तो हर प्रेशर जो गिवन वॉल्यूम के अंदर, अगर वो इंडिविजुअली गैस अवेलेबल होती, अगर वो गैस इंडिविजुअली गिवन वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रही थी, उस वक्त जितना प्रेशर एक्सर्ट करती, उसके उस फ्रैक्शन के बराबर का प्रेशर एक्सर्ट करेगी जितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम उसने मिक्सचर के टाइम पे ऑक्यूपाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक गैस है, लेट अस अज्यूम गैस ए, ठीक है, या उसका नाम ही रख लेते हैं हीलियम गैस है मान लो। अब हीलियम गैस अगर इंडिविजुअली P0 अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी, कब? जब वो पूरी वॉल्यूम खुद उसने ऑक्यूपाई करी थी। प्योरेस्ट फॉर्म में इंडिविजुअली जब कंप्लीट वॉल्यूम ऑक्यूपाई करी थी तो उसने प्रेशर एक्सर्ट किया था P0। अब उसने जो सेम वॉल्यूम में जब मिक्स हो गई हैं 3-4 तरह की गैसेस, केमिकली इनर्ट है, रिएक्ट नहीं कर रही हैं वो, लेकिन हमने मान लेते हैं आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, हीलियम हो गया, हमने 3 गैसेस एक उसके अंदर डाल दी हैं और एक और कोई XYZ एक और गैस डाल दी, 4 गैसेस डाल दी। हर गैस 25-25% ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। तो इनिशियली अगर हीलियम ने P0 अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट किया था, तो अब मिक्सचर में 25% ऑफ P0 विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय हीलियम। समझ में आई है? तो वो पार्शियल प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा? एग्जैक्टली उतना जितना वो अगर प्योरेस्ट फॉर्म में था, उस वक्त जितना प्रेशर ऑक्यूपाई कर रहा, जितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी गैस, उसी प्रेशर को उसके वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। और टोटल प्रेशर क्या रहेगा? हर इंडिविजुअल उन पार्शियल प्रेशर्स का सम। ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या है?
according to Dalton's law of partial pressure, it states that the total pressure exerted by a mixture of non-reactive ideal gases is equal to the sum of the partial pressures which would exert if alone occupied the same volume at the given temperature. Let us consider the number of non-reactive ideal gases mixed together in a vessel of volume V. Let N1, N2, N3 be the number of molecules of different gases. Small m1, m2, m3 be the masses of each molecule of different gases. C1, C2, C3 be the RMS, that is root mean square velocities of different gases. P1, P2, P3 be the partial pressure exerted by the various gases. ये सिंपल है, टर्मिनोलॉजी लॉजिक समझ में आ रहा है, क्या क्या नाम रख रहे हैं. अब देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है बच्चे, 1/3 mn c स्क्वायर बाय v. अपने को पता है ये हमने प्रेशर का फॉर्मूला डिराइव किया था गैसेस के लिए. तो P2 की वैल्यू क्या होगी, 1/3 mn m2 n2 c2 स्क्वायर बाय v. P3 की वैल्यू 1/3 m3 n3 c3 स्क्वायर बाय v. डन है. टोटल सम निकालना है तो सारे प्रेशर्स को ऐड करेंगे, 1/3 m1 n1 c1 स्क्वायर बाय v, 1/3 m2 n2 c2 स्क्वायर बाय v एंड सो ऑन. 1/3v हमने कॉमन ले लिया क्योंकि वॉल्यूम सबके लिए हम क्या कह रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअली सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते तो m1 n1 c1 का स्क्वायर प्लस m2 n2 c2 का स्क्वायर प्लस m3 n3 c3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन. डन. अब एक बात देखो बच्चे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ डिफरेंट गैसेस सेम रहेंगी अगर हम क्या कह रहे हैं, अंडर सेट ऑफ सेम कंडीशंस. टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, तो हर किसी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी, जो वेलोसिटी रहेगी, वो भी सेम रहने वाली है. तो जो काइनेटिक एनर्जी है, हाफ m1 c1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू हाफ m2 c2 का स्क्वायर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू हाफ m3 c3 का स्क्वायर एंड सो ऑन, जिसको मिला जुला के मैंने हाफ mc स्क्वायर लिख लिया विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3/2 kBT. ये पता है आपने को, ये हमने पहले रिलेशन डिराइव किया है पिछले लेक्चर में. हाफ हाफ कॉमन लेके हटा दिया तो m1 c1 का m1 c1 स्क्वायर m2 c2 स्क्वायर m3 c3 स्क्वायर और अप टू सो ऑन mn cn स्क्वायर की वैल्यू 3 kBT हो गया. 2 कैंसिल आउट हो गया कॉमन लेके, है ना. यहां से सारे के साथ अगर जो हम यहां से 2 कॉमन लेके इस डिनोमिनेटर के साथ काटेंगे तो थ्राइस ऑफ kBT आया कि नहीं. अब जो हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला बन रहा था, टोटल प्रेशर क्या था, 1/3v n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन mc स्क्वायर. ये कहां से आया, देखो जब हमने ऊपर ये सम वाला फॉर्मूला लगाया था, m1 c1 का स्क्वायर m2 c2 का स्क्वायर, मैंने क्या कहा, सिंस काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो m1 c1 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू m2 c2 का स्क्वायर. हमने मिला जुला के सबको mc स्क्वायर के बराबर लिख लिया और उसको हमने जब कॉमन निकाला तो क्या बना हमारे पास अपने पास आ गया यहां पे. ये वाली बात समझ में आई ना बच्चा, किसी को इसमें दिक्कत तो नहीं है. तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई mc स्क्वायर कॉमन लिया तो n1 प्लस n2 अप टू सो ऑन बन गया. अब जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उनको हम एक सिंगल n से रिप्लेस कर देते हैं, n1 प्लस n2 प्लस n3 विच इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द मिक्सचर. तो p1 प्लस p2 प्लस p3 इज इक्वल टू 1/3v mn c स्क्वायर. हमने क्या किया, n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू सो ऑन जितने भी टोटल नंबर ऑफ मोल्स है उनकी जगह एक n से उसे रिप्लेस कर दिया. अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास होगा अगर एक मॉलिक्यूल का, तो दैट विल बी द टोटल वैल्यू, टोटल मास ऑफ ऑल द गैसेस. कैपिटल M से रिप्लेस किया, पर यूनिट वॉल्यूम c स्क्वायर बना कि नहीं है, m/v. ठीक है, 1/3 m/v c स्क्वायर. अब जो 1/3 m/v c स्क्वायर है वो आ गया टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मिक्सचर ऑफ द गैसेस. क्लियर. ये हमारे पास आ गया बच्चा डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. दिस इज डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. फिर आता है बच्चे हमारे पास मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर है बच्चे, ये वाला टॉपिक समझ में आ गया. लास्ट टाइम हमने कवर किया था डेल्टन्स वाला और इसी को अभी हमने जो रिवाइज किया है. क्लियर है सबको. अब है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन. मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली क्या है, एट एनी टेम्परेचर मैक्सवेल्स लॉ ऑफ स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट nv is equal to 4 pi n m by 2 pi kBT whole raised to the power 3/2 v square e raised to the power minus mv square by 2 kBT. ये जो दिख रहा है उठपटांग सा, सिर्फ तुम्हें मतलब क्या पता होना चाहिए कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फॉर्मूला है, रटने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू कहीं डालनी नहीं है हमने नहीं, डेरिवेशन नहीं है. अब ये हम कर क्या रहे हैं, एक बार इसको समझते हैं. नहीं, फॉर्मूला नहीं याद करना है, सिर्फ इसका एग्जैक्ट मीनिंग तक चलते हैं कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो उस कर्व के अंदर हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ये बताना क्या चाहते हैं, उस पर चलते हैं. ये जो हमारे पास पीवी एनवी
it is equal to dn by dv. This is called Maxwell-Boltzmann speed distribution function. Maxwell-Boltzmann speed distribution function, dn by dv. dn क्या है यहां पे? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद द स्पीड लाइंग बिटवीन v एंड v प्लस dv. ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम? एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. देखो अब क्या क्या कहानी, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, हर किसी की वेलोसिटी अलग है, मान लेते हैं हर किसी की वेलोसिटी अलग है, वहां पर एक वेलोसिटी की रेंज है v, एक वेलोसिटी की रेंज है v प्लस dv. अब v प्लस dv के बीच में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कौन से मॉलिक्यूल? जिनकी वेलोसिटी v और v प्लस dv के बीच में कहीं लाई कर रही है. मान लेते हैं v की वैल्यू, मान लेते हैं अप्रोक्स है 48 मीटर पर सेकेंड, 48 मीटर पर सेकेंड v की वैल्यू, और v प्लस dv है 50 मीटर पर सेकेंड. तो 48 और 50 के बीच वाली जितनी भी स्पीड है, जिस जिस मॉलिक्यूल के उसके बीच वाली स्पीड है, उसका नाम हमने क्या रख दिया? dn. ये बात समझ में आ रही है? dn क्या है? तो dn वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं. स्मॉल m मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस, kb जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है. क्लियर है? ठीक बात है बच्चा. ये अब एरिया अंडर द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस. एरिया अंडर द ग्राफ क्या निकलेगा? nv dv. यहां ये अपने पास जो ग्राफ है बच्चा, ये क्या बता रहा है? यहां पे देखो, यहां डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज की रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ के अंदर. इस ग्राफ पे ध्यान दो. इस ग्राफ में एक वैल्यू है CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एक एवरेज वेलोसिटी और एक जो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी. क्लियर है? एट गिवन टेम्परेचर, अगर मैंने जैसे अभी हमने जो डिस्कस किया था कि v प्लस dv की रेंज के लिए जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, वो हमारे पास हम उसको dn से रिप्रेजेंट कर रहे थे. क्लियर बात है? ठीक है. और pv क्या होता है हमारे पास? प्रोबेबिलिटी फंक्शन. प्रोबेबिलिटी फंक्शन बेसिकली क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी फंक्शन बताता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक गिवन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे होंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी के बारे में. तो ये जो ग्राफ है बेसिकली, ये स्पीड वर्सेस एनवी, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग सर्टेन वेलोसिटी, और जो स्पीड है उनके बीच के ग्राफ को बता रहा है. ठीक है. ये जो दो ग्राफ हैं, ये एक अलग अलग टेम्परेचर पे हैं. ये ग्राफ 80 डिग्री के लिए है, ये ग्राफ 30 डिग्री के लिए. क्लियर है? ठीक बात है बच्चा. किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये ग्राफ का तुम्हें लॉजिक समझ में आना चाहिए कि वो ग्राफ रिप्रेजेंट क्या कर रहा है. इससे ज्यादा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला से कोई लेना देना नहीं है खास. ठीक बात. फिर आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. देखो अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या रहेगी इसमें, जो मैं जिसको बोल रहा था कि मैक्सिमम स्पीड है. अब देखो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बेसिकली क्या रहेगी? इट इज द स्पीड, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबल है ये, इट इज द स्पीड पोजेस्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये क्या है? ये वो वाली स्पीड है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस कर रहे हैं. तो अगर किसी ग्रुप में से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स पोजेस कर रहे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा रहने वाली है ना? तो वो क्या रहेगी? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस एज दैट स्पीड which is possessed by a maximum fraction of total number of molecules of the gas. क्लियर है? ठीक बात है बच्चा. तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 kBT बाय m. ठीक है. m मास ऑफ द मॉलिक्यूल, kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रहेगा और t टेम्परेचर रहेगा. ठीक है बच्चे. ये जो छोटे छोटे फॉर्मुलाज आ रहे हैं, ये वाले लिखते चलो. मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का स्क्वायर रूट ऑफ 2 kBT बाय m, और ग्राफ बना लेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाला जो ग्राफ है. ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है ये बना लेना. फिर है बच्चा मीन स्पीड और एवरेज स्पीड. मीन स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? सबकी स्पीड्स का सम करते हैं और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देते हैं, सीधा ही रहेगा ये, है ना? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बना स्क्वायर रूट ऑफ 8 kBT बाय m पाई. Mean speed or average speed is the average speed with which a molecule of the gas moves. क्लियर है ये? ठीक है. सीधा सीधा फॉर्मूला, सीधी डेफिनेशंस. फिर आता है बच्चा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, CRMS. It is defined as the square root of the mean of the squares of random velocities of individual molecules of a gas. CRMS is equal to C1 plus C2 plus C3 का स्क्वायर अप टू so on Cn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था, रूट मीन स्क्वायर.
क्लियर है बच्चा? तो CRMS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 kBT बाय m। ठीक है, इन तीनों का रेशियो, इनका रिलेशन लिखो, ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड with the ratio of average velocity with the ratio of root mean square velocity is equal to root 2 ratio 8 by pi under the root ratio root 3। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। क्लियर है बच्चा? ठीक है, अब इस टॉपिक के बाद हमारे पास एक नया टॉपिक आता है बच्चा, डिग्री ऑफ फ्रीडम। बहुत इंपॉर्टेंट और अपनी तरह का एक टॉपिक है ये। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इस पे ध्यान देंगे। द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब कंप्लीटली द पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम। अब हम क्या बात कर रहे हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली है क्या। अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम बताना है, मान लेते हैं मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, मुझे इस बॉक्स की कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन बतानी है, तो मैं कैसे बताऊंगा? या मेरे पास सिंपल कोई एक पॉइंट है, मुझे इस पॉइंट की कॉन्फ़िगरेशन या पोजीशन बतानी है। सिंस पॉइंट है तो इसके डायमेंशंस तो कुछ नहीं है, लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ नहीं है, लेकिन मुझे उसकी पोजीशन बतानी है, तो मुझे मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। मैं उसकी हाइट बता सकता हूं, उसकी मैं विड्थ बता सकता हूं, हाइट विड्थ नहीं, बेसिकली मैं ये बता सकता हूं उसकी हाइट मतलब ओरिजिन के लेवल से हाइट पे कितना है, लेफ्ट कितना है, राइट कितना है। बेसिकली एक्स वाई जेड अगर मैं कोऑर्डिनेट्स फिक्स कर दूं और ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट्स बता दूं, तो उसकी पोजीशन एग्जैक्टली जस्टिफाई हो जाएगी कि नहीं? तो मिनिमम जितने कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम जितनी क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी हमारे पास क्वांटिटीज को बताने के लिए कि कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हो जाए, उसकी पोजीशन डिफाइन हो जाए, उन क्वांटिटीज को, उन कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर है? बात समझ में आई है? तो यहां पर फॉर एग्जांपल व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन से अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स पोजीशन कैन बी स्पेसिफाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस ओनली, है ना। अगर वो सीधा ही मूव कर रहा है, वाई और जेड एक्सिस में डायरेक्शन है, कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो अलोंग एक्स एक्सिस तो एक ही कोऑर्डिनेट इनफ है कि नहीं उसे बताने के लिए, अगर वो 1 डायमेंशन मोशन होता। अगर कोई ऑब्जेक्ट वो प्लेन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशन में होगा, तो 2 कोऑर्डिनेट्स आएंगे। और जैसा मैंने कहा था कि एक पॉइंट है यहाँ पे हवा में है, तो उसके लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी अगर वो 3 डायमेंशन स्पेस में है। क्लियर है ये? इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन प्लेन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है ना। अब यहां पर एक चीज आती है, देखो, लेट अस कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टिकल्स of 2 point masses. Each particle has 3 degree of freedom. So the number of degree of freedom of both the particle is 6. If the 2 particles remain at fixed distance from each other, there is a definite relation between the 2 particles. As a result, number of coordinate required to describe the configuration of the system reduces by 1. अब ये क्या बात करिए, इसमें समझना। मान लो हमारे पास कोई 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये अपने पास कोई 2 पार्टिकल्स हैं और ये हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे मूव करेंगे, किसी भी कहीं पे भी, अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस कहीं भी जाएं, पर ये फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे। 3 कोऑर्डिनेट्स इसके लिए, 3 कोऑर्डिनेट्स इसके लिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसके ही तीनों कोऑर्डिनेट्स को यूज कर लूं और बाकी इसके लिए 3 में से कोई एक कोऑर्डिनेट माइनस कर दूं, क्योंकि ये इस डिस्टेंस पे तो फिक्स ही है, अगर ये ऐसे घूमेंगे तो कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट तो रहेगा जो हमेशा इसके रिस्पेक्ट में फिक्स रह जाएगा। जैसे मान लो अगर ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो हमेशा अगर ये एक्स है तो ये x+2 मान लेते हैं, तो ये हमेशा x+2 पे फिक्स हुआ कि नहीं? तो इसके लिए एक्स एक्सिस की तो जरूरत पड़ी नहीं, ये तो इसके एक्स के रिस्पेक्ट में +2 के साथ कोऑर्डिनेट जस्टिफाई कर देगा कि नहीं? बेटा, अगर जो 2 चीजें हमेशा एक दूसरे से फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगी, तो उनके बीच में नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं? 1। इनमें रिलेशन कितने हैं? 1 की डिस्टेंस फिक्स है। तो 3 कोऑर्डिनेट्स इसके, 3 कोऑर्डिनेट्स इसके, टोटल 6 कोऑर्डिनेट, उन 6 में से नंबर ऑफ रिलेशंस माइनस कर दो, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा एक 2 पार्टिकल सिस्टम का। क्या करना है? जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट थी, उनमें से जो 2 पार्टिकल सिस्टम के बीच में जितने नंबर ऑफ रिलेशंस हो उनको माइनस कर दो। क्योंकि 2 पार्टिकल सिस्टम है अगर, तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक रिलेशन फिक्स कर दिया हमने कि भाई इनका डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता।
अगर इनका डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता तो किसी एक कोऑर्डिनेट को तो हम एक के रिस्पेक्ट में बता सकते हैं, है ना। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। तो 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हम एक कोऑर्डिनेट को कम कर देंगे तो 5 आ जाएंगे। अगर मैं इसको ओवरऑल मिला के एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला दूं तो हमारे पास क्या होता है, द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायनामिकल सिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशंस from the total number of coordinates required to specify the position of constituent particles of the system. A is the number of particles of the system, formula साथ में लिखेंगे बच्चे। R is number of independent relations among the particles, and N is the degree of freedom of the system. तो degree of freedom is equal to 3A minus R. 3A minus R. A क्या है बच्चे, number of particles। ठीक है, एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत थी, ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितने होंगे उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आर नंबर ऑफ रिलेशंस हमने माइनस कर दिया उनके बीच में। ये हर जगह के लिए है, स्पेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली फिर हम 3 नहीं करेंगे। हाँ, ये जो फॉर्मूला है ये स्पेसिफिकली 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंगली 3D स्पेस के हिसाब से। क्लियर है ये? फॉर मोनो एटॉमिक गैसेस साथ के साथ निकालते चलेंगे बच्चा। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, ए की वैल्यू 1, आर कितने हैं 0, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं जिसके साथ रिलेशन में आएगा, तो n इज इक्वल टू 3 into 1, तो 3 कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3। फॉर डायटोमिक गैसेस ए की वैल्यू 2 आ गई, रिलेशन कितना निकला 1, तो n कितना निकलेगा 3 into 2 minus 1 which is equal to 5। ट्राइएटॉमिक गैसेस, ट्राई में 3 रहेंगे तो a आ गया 3, r रिलेशन कितने बनेंगे, अगर देखो ट्राइएटॉमिक है तो उसके बीच में 2 रिलेशंस बनेंगे, एक फिक्स एक इधर मान लो, तो इसके और इसके बीच में 2 रिलेशन बने कि नहीं, इसके रिस्पेक्ट में मैं अगर फिक्स कर रहा हूं तो हमारे पास R कितने निकल गए 2। ठीक है, सुनो अभी बताता हूं उस केस में अब क्या आएगा, अगर मैं यहां पर इन 3 पार्टिकल्स को लीनियर बना लेता हूं, है ना, अगर मैं इन 3 पार्टिकल्स को लीनियर एक स्ट्रेट लाइन में बना लेता हूं, तो अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन में है तो सिर्फ 2 रिलेशंस आए कि नहीं इनके बीच में। अगर 3 स्ट्रेट लाइन में नहीं होंगे, एक इधर और एक इधर, तो एक रिलेशन, 2 रिलेशन और 3 रिलेशन, फिर R की वैल्यू 3 आएगी। कब, जब नॉन लीनियर होगी वो। ये समझ में आ रही है? अगर 3 पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में है, लीनियर है, तो रिलेशन सिर्फ 2 आएंगे सॉरी, तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 आएंगे। लेकिन अगर वहां वो नॉन लीनियर है तो हमेशा ट्रायंगल बनेगा तो 3 रिलेशंस आ जाएंगे। ठीक है, लीनियर के केस में नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आया 3 into 3 minus 2 which is 7, और अगर नॉन लीनियर है तो रिलेशन 3 आ जाएंगे, तो n की वैल्यू आएगी 3 times 3 minus 3 which is 6। क्लियर है बच्चा? ये किसी को परेशानी इसमें? ठीक है ना। अगर सर 4 पार्टिकल्स होंगे तो और चारों के चारों अगर लीनियर हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन 3 आ जाएंगे, अगर चारों के चारों नॉन लीनियर हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस निकाल के देख लो, 4 निकल जाएंगे। 3 लीनियर है और एक बाहर, बेटा फिर अलग अलग तरीके से बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 रिलेशंस बन रहे हैं बल्कि। ठीक है, ये समझ रहे हो रिलेशन कैसे बनेंगे? अगर जो तुम 4 के लिए ले रहे हो, 4 पार्टिकल्स के लिए अगर जो तुम लोगे, तो मान लो जैसे ये बच्चा बोल रहा है कि भाई 3 लीनियर हैं और एक कहीं बाहर है, तो भी देखो 1 रिलेशन, 2 रिलेशन, 3 रिलेशन, 4 रिलेशन और 5 रिलेशन, है ना, 1 2 3 4, है ना। अगर टेट्रा एटॉमिक होगा तो इस तरीके से नंबर ऑफ रिलेशंस गिन सकते हो। क्लियर है? अब है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंगली क्या है बच्चा, देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फॉर एनी डायनामिकल सिस्टम in thermal equilibrium, the total energy distributed equally among all the degree of freedom and energy associated with each molecule per degree of freedom is। ये समझ में आ गया बच्चा? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंगली क्या हुआ, जो टोटल एनर्जी होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से क्या बोला यहां पे, जो द टोटल एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और यहां पर जो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, इट इज इक्वल टू हाफ केबीटी। क्लियर है बच्चा? The law of equipartition of energy says that in thermal equilibrium at temperature T, each mode of energy, that is translational, rotational and vibrational, contributes an average energy equals to half kBT.
टोटली इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। टोटल एनर्जी जो रहेगी वो इन सबका मिला जुला के सम करेंगे, ठीक है। फिर आता है बच्चे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक एंड ट्राइएटॉमिक। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज पता है अपने को क्या थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी बच्चे? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, है ना, गिवन मास बाय सर्टेन डिग्री। इसी के लिए था amount of heat energy required to raise the temperature of the object by 1 degree Celsius, वो थी heat capacity। amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass by 1 degree Celsius, वो specific heat capacity, यही सब था। अब मोनोएटॉमिक गैसेस के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं? 3। एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? ½ kBt। तो एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल विद 3 डिग्री, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 kBt हुआ कि नहीं? सिंपल है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस, टोटल इंटरनल एनर्जी 3/2 kBt टाइम्स एवोगैड्रो नंबर, यही रहेगा ना। 1 ग्राम मोल के अंदर क्या करेंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी। 1 मॉलिक्यूल के लिए थी 3/2 kBt, 1 मोल के लिए कितनी रहेगी? इनटू एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया सीधा, तो ये 3/2 RT आ गया, क्योंकि kb टाइम्स Na, kb टाइम्स Na क्या था? गैस कांस्टेंट। क्लियर है बच्चा? किसी को दिक्कत है इसमें? ये ठीक है। If du is the small amount of heat energy required to raise the temperature of 1 gram mole of the gas at constant volume through the temperature dt, then du is equal to cv dt। पता है अपने को specific heat capacity at constant volume, तो cv की वैल्यू आ गई du by dt। किसी को दिक्कत है इसमें? ये रिलेशन हमने ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर भी करे हुए हैं। अब cv is equal to d by dt, यहां चेंज क्या आया है? 3/2 RT। ये क्या है हमारे पास? CV जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 3/2 RT, क्योंकि टोटल एनर्जी du by dt ले रहे हैं और U कितने निकली थी? 3/2 RT, है ना। T के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो T के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे 3/2 R कांस्टेंट कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो गया, T का डेरिवेटिव हो गया 1। क्लियर है ये? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है? पक्का बच्चे ये सबको समझ में आ गया ना? R क्या है? 1.985 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। ओके, CV 3/2 into R which is equals to 2.98 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। डन। CP minus CV is equal to R अपने को पता है, हमने रिलेशन डिराइव किया था पिछले चैप्टर में। तो CP की वैल्यू R plus CV आ जाएगी, 3/2 R plus R which is equal to 5R/2, 5/2 R की वैल्यू 1.985, तो अप्रोक्सीमेटली 4.96 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन हमारे पास आ जाता है। जो गामा था ये क्या था? CP/CV के इक्वल, दोनों को डिवाइड करते हैं, 5/2 R by 3/2 R, 5/3 which is 1.67। सिंपल है बच्चा? किसी को दिक्कत? ये रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, ये निकालने आने चाहिए, ठीक है। CP का और CV की जो वैल्यूज निकाल रहे हैं। डन। फिर हमारे पास आता है डायटोमिक गैस। डायटोमिक जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बनेगा डायटोमिक के लिए? 5, है ना। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ सच गैस इज 5 टाइम्स ½ kBt into Na। सेम है। ध्यान से देखो, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जो हमने अभी तक ऊपर टॉपिक डिस्कस किए थे कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए ½ kBt, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल एनर्जी, 1 मोल के लिए निकालेंगे तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, है ना। और kb इंटू Na मिलके R बन रहा है, तो 5/2 RT बन गया कि नहीं। इसी का हम क्या करेंगे फिर? CV निकालना है तो du by dt, du by dt का मतलब T के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो 5/2 R बच जाएगा, T का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। डन। ये पता चला। CV की वैल्यू निकल गई, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके 4.96, और CP इज इक्वल टू CV प्लस R। CV की वैल्यू 5/2 R प्लस R किया तो 7/2 R आ गया। इसके अंदर R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 6.95 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाएगी। क्लियर है ये? ठीक बात है। गामा की वैल्यू CP/CV, दोनों को डिवाइड किया तो 7/5 विच इज 1.4। समझ में आ रहा है ना बच्चे? देखो कुछ भी क्रैमिंग नहीं है, यहाँ पे एक ही फॉर्मेट था, उसी के अंदर हमने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है। फिर आता है ट्राइएटॉमिक। ट्राइएटॉमिक के लिए इन केस ऑफ लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 आ गए, अगर वो लीनियर है तो, है ना। तो टोटल एनर्जी क्या आएगा? 7 टाइम्स ऑफ ½ kBt Na और 7/2 RT। जब उसका डेरिवेटिव करेंगे du by dt तो 7/2 R बच जाएगा, T का डेरिवेटिव 1 होके, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे
तो हमारे पास 6.95 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन है, निकाल सकते हो आराम से। बार की वैल्यू बस 1.985 याद रखना। ये जब हम एनर्जी को कैलोरीज पर केल्विन के अकॉर्डिंगली पर मोल के अकॉर्डिंगली लेते हैं तो आर की वैल्यू 1.985 ले रहे हैं। सीपी सीवी प्लस आर, सीवी की वैल्यू 7/2 आर थी, उसमें आर ऐड किया तो 9/2 आर आ गया, विच इज 8.9 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। गामा में सीपी बाय सीवी किया, दोनों को जब हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 9/7 विच इज 1.28। डन। नॉन लीनियर होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगे ट्राइएटॉमिक के लिए। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड 6 टाइम्स हाफ केबीटी Na विच इज इक्वल टू 3RT। डेरिवेटिव करेंगे तो 3R बचेगा, R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 5.96 आंसर। और CP की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, CP में क्या होता है हमारे पास, CV प्लस R ऐड किया तो अपने पास 7.94 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन आ जाएगा। क्लियर है ये? 3R में R ऐड किया तो 4R आ गया और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। गामा CP बाय CV 4R बाय 3R, 4/3 1.33। किसी को दिक्कत बचा इसमें? अगर इसी को मैं स्टैंडर्ड बनाना चाहता हूं तो n की टर्म्स में बना लेते हैं। n की टर्म्स में क्या हुआ भाई, अगर पॉलीएटॉमिक गैस है, पॉलीएटॉमिक गैस है तो मान लेते हैं उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F। ठीक है। देखो अब यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली हमने क्या कहा था, 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से बनेगी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड अ सर्टेन नंबर ऑफ F वाइब्रेशनल मोड्स। ये होगा एक पॉलीएटॉमिक के अंदर। तो टोटल इंटरनल एनर्जी 3/2 kBT प्लस 3/2 kBT प्लस F टाइम्स kBT टाइम्स Na। ये हमने क्या किया, 3/2 kBT एक टाइप के लिए, कौन से के लिए, रोटेशनल के लिए आ गया। एक हमारे पास किसके लिए आ गया बच्चा, ये हमारे पास आ गया ट्रांसलेशनल के लिए, और ये हमने कहा वाइब्रेशनल के लिए। टोटल Na से मल्टीप्लाई किया, सबको प्लस किया तो 3 + FRT बन गया अपने पास। ठीक है, एलसीएम लेके ऐड किया तो 3 + FRT हमारे पास आ गया। CV इज इक्वल टू 3 + FR, क्योंकि डेरिवेटिव किया, T का डेरिवेटिव 1 आया तो जो कोफिशिएंट बचा सिर्फ ये हमारे पास आ गया। CP की वैल्यू CV + R है तो 4 + FR आ गया, है ना, 4 + F टाइम्स R आ गया। गामा निकाला CP बाय CV तो 4 + F बाय 3 + F हमारे पास पॉलीएटॉमिक के लिए आंसर आ गया। डन है बच्चा, किसी को दिक्कत है इसमें? फिर आता है डिटर्मिनेशन ऑफ गामा फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम n। n के लिए निकालेंगे तो देखो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, टोटल इंटरनल एनर्जी n टाइम्स हाफ kBT इंटू Na विच इज इक्वल टू n/2 RT। डेरिवेटिव करेंगे CV d/T n/2 RT तो n/2 R बच जाएगा। CP निकालेंगे तो उसमें R ऐड किया, n/2 + 1 टाइम्स R आ गया। गामा निकाला तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, R से R कैंसिल होएगा तो जो हमारे पास बचा n/2 + 1 ओवर n/2, ये आंसर है। उसको बस रीअरेंज करके लिखा है तो वो बना 2/n + n/2 + 1 और सिंप्लीफाई किया तो गामा इज इक्वल टू 1 + 2/n आ गया। सॉर्टेड है। ठीक है बच्चा, ये एक बार लिख के करोगे ना तो देखो कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम, बार बार एक ही स्टेप को बार बार रिपीट कर रहे हैं, बस अलग अलग वैल्यूज के लिए। फिर आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड में लेट अस कंसीडर 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड कंटेनिंग Na atoms. Each atom vibrate about its mean position. According to law of equipartition of energy, the average energy associated with an atom due to its oscillation in one dimension is 2 times half kBT, which is equal to kB times T. ये हमारे पास क्या आ गई है बच्चे, इक्विपार्टीशन के अकॉर्डिंगली जो ऑसिलेशन के केस में वन डायमेंशन में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एवरेज एनर्जी आ गई अपने पास। अब इन 3 डायमेंशंस द एवरेज एनर्जी पर एटम इज 3 kBT। ठीक है, ये किसके लिए थी, 3 डायमेंशन के लिए। अब टोटल एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ सॉलिड U इज इक्वल टू 3 kBT टाइम्स Na तो 3 RT बन गया। वही सेम कहानी फिर से, kBT इंटू Na को हमने R लिख लिया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W पता है अपने को, तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W को P del V लिख सकता हूं। स्मॉल वर्क डन इज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, पता है ये वाला पार्ट बच्चे। फॉर सॉलिड्स चेंज इन वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल रहेगी, है ना, इनकम्प्रेसिबल होंगे, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U के बराबर आ गया, सीधा सीधा, वर्क डन है ही नहीं वहां पे। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T, और वी कैन राइट इट एज डेल्टा U बाय डेल्टा T। क्लियर है बच्चा ये? और डेल्टा U की वैल्यू हमने कितने निकाली थी, डेल्टा U निकलेगा 3 kBT का डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स R, है ना, 3 RT का मैं डेरिवेटिव करूंगा तो 3R बनेगा कि नहीं CV। समझ में आई ये बात? हमने यही किया था ना अभी, हम क्या बात कर रहे थे बच्चे,
जो हमारे पास CV आ रहा था इट इज इक्वल टू du/dt था कि नहीं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं बार बार इसमें, तो हमारे पास क्या होएगा, ये 3/2 बच जाएगा C की वैल्यू। और R इस केस में क्या है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 24.93 जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास आ जाता है। ठीक है, फिर है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। Here we treat water like solid made up of 3 atoms of 2 hydrogen and 1 oxygen. तो टोटल एनर्जी कितने निकलेगी, 3 टाइम्स ऑफ 3 kBt into Na, तो 9 RT आ गया। ये समझ में आया? एक के लिए था जो 3 kBt, यहाँ पे 3 है तो ट्राइएटॉमिक की तरह जैसे हम देख रहे हैं तो उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 9 RT आ गया। अब 9 RT में मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन बाय डेल्टा Q बाय डेल्टा T। सेम वही, वाटर को सॉलिड की तरह ले रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल है, वर्क डन होगा नहीं, तो जितनी भी इंटरनल एनर्जी का चेंज है वो सीधा सीधा डेल्टा Q के इक्वल होगा, तो उसी को डेल्टा Q को डेल्टा U बाय डेल्टा T लिया। 9 टाइम्स ऑफ 8.3 आया कि नहीं? क्यों? जब मैं 9 RT का डेरिवेटिव करूंगा तो 9 टाइम्स R बचेगा, T का 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। समझ में आई? अगर ध्यान से देखो तो पिछले 4-5 टॉपिक्स लगातार हो गए हैं, सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं, CV की वैल्यू निकाल रहे हैं। किस तरीके से, पहले इंटरनल एनर्जी काउंट कर रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ रिलेट करके, और फिर उसका डेरिवेटिव कर दो तो हमारे पास हीट कैपेसिटी निकल रही है। इन CGS, C is equal to 1 calorie per gram per Kelvin, which is equal to 4.179 gram per Kelvin. In as 1 mole of water is 18 gram, तो 18 से हमने मल्टीप्लाई किया उसको, तो 75.22 जूल पर मोल पर केल्विन हमारे पास उसकी हीट कैपेसिटी आ जाती है। क्लियर है बच्चा? फिर एक टर्म आता है मीन फ्री पाथ, द पाथ ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन विद अनदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड फ्री पाथ। देखो फ्री पाथ क्या है? अभी अगर एक मॉलिक्यूल है, रैंडम मोशन में है, गैसियस मॉलिक्यूल्स, तो आपस में कोलाइड होंगे। अब ड्यूरिंग कोलिजन, एक कोलिजन के बाद जब वो आगे जाएगा, एक कोलिजन के बाद जब वो कहीं ट्रैवल करेगा तो स्ट्रेट लाइन में ही जाएगा, फिर कोलाइड करेगा, फिर कहीं और आएगा, फिर कहीं और आएगा। तो हर 2 सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जब वो मूव कर रहा है, दैट इज फ्री पाथ। उन सारे पाथ का मीन निकाल लें, दैट इज मीन फ्री पाथ। समझ में आ रहा है मीन फ्री पाथ कैसे निकलेगा सबका? इट इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल between 2 successive collisions of a molecule. It is given by lambda, which is equal to lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 up to so on lambda n by n, जिसको हम C average into T by n की फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है, फिर एक टर्म आता है बच्चे ब्राउनियन मोशन, continuous zigzag motion of the particle of the microscopic size suspended in water or air or some other fluid is called Brownian motion। जो इस तरीके से ये मूव कर रहे होते हैं, ये ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल है, वही जो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो zigzag तरीके से मूव करेगा। क्लियर है बच्चा? ब्राउनियन मोशन इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर, व्हेन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज स्मॉलर, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ मीडियम इज हायर एंड द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम इज स्मॉलर। क्लियर है? ठीक बात है बच्चा। इसी के साथ ये नीचे नोट्स के अंदर सारे फॉर्मूलाज की कलेक्शन है, हर किसी को इस तरीके से बना लेनी है। ठीक है, वापस से अटेम्प्ट करेंगे सारी चीजें, अगर किसी के डाउट होंगे तो नेक्स्ट क्लास में डाउट्स के साथ मिलते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं।